हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में कवर करेंगे ये है शिफ्ट नंबर 1, 6 अगस्त 2025 इंग्लिश लैंग्वेज। हम कर रहे हैं टेनो ग्रेड सी एंड डी एग्जाम्स का आंसर की का वीडियो सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 101। 101 से लेके 200 तक 100 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। पहले 50 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, उसके बाद 50 क्वेश्चन रहते हैं जनरल अवेयरनेस के। चूज द एंटोनियम ऑफ वेरासिटी। देखिए, वेरासिटी को याद करने की ट्रिक होती है। इसको लिख सकते हो आप वारिस प्लस सीटी। अगर कोई सीटी का वारिस है, ठीक है, कोई पूरे शहर का, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। ट्रूथफुलनेस मतलब कि सच्चाई, सच्चा। इसका उल्टा बताना आपको। एंटोनियम, एंटोनियम क्या होगा? फॉल्सहुड होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। याद कैसे करेंगे? वेरासिटी मतलब कि वारिस प्लस सीटी। सीटी के वारिस में क्या होती है? ट्रूथफुलनेस होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 102। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। इससे पहले क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज का, मतलब कि इसका जो प्राइमरी पर्पज है वो क्या है। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज ड्रामेटिकली रीशेप्ड रिटेल लैंडस्केप्स अराउंड द वर्ल्ड। जो ई कॉमर्स का राइज हुआ है उसने पूरे वर्ल्ड में जो रिटेल लैंडस्केप्स है इसको क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। ठीक है। ड्रामेटिकली मतलब कि नाटकीय तरीके से, जैसे कि कह सकते हैं प्रभावशाली ढंग से। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स नाउ एंजॉयड unprecedented convenience that is with only a click we can compare prices, read reviews and deliver goods directly to their doors। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों कह सकते हैं जो कंज्यूमर हैं, जो जितने भी कह सकते हैं फैसिलिटी है उनका क्या ले रहे हैं? वो लाभ ले रहे हैं। मतलब कि एक क्लिक में वो अपनी जो प्राइस है दोस्तों उनका कंपैरिजन कर सकते हैं चीजों का, और उनको पढ़ सकते हैं, और कह सकते हैं जो सामान है उनके घर तक सीधे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स इन कॉन्ट्रास्ट मस्ट कंसर्न विद हायर ओवरहेड्स, रेंट, यूटिलिटीज एंड स्टाफिंग दैट ऑनलाइन रिटेलर्स ऑप्शन अवॉइड। ठीक है, यहां तक अब देखिए। ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स, इसका मतलब ये होता है जो लगातार जो पहले कंटिन्यू दुकानें हैं, जो पहले से हम पारंपरिक जो दुकानें रही हैं फिजिकली, उनको, ठीक है, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रेंट पे करना पड़ता है, स्टाफिंग का सामना करना पड़ता है, जिनसे ऑनलाइन रिटेलर हैं इन चीजों से बच जाते हैं। वो, उनको इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। मैनी फिजिकल शॉप्स हैव अडोप्टेड ओमनी channel strategies to stay competitive, integrating their online and in-store experiences। मतलब कि जो फिजिकल शॉप्स हैं उन्होंने कंपटीटर बनने रहने के लिए ओमनी चैनल एक स्ट्रेटेजी है वो अपनाई है, जो उनके ऑनलाइन और इन जो स्टोर्स हैं इनके एक्सपीरियंस को जोड़ती है, यूनिफिकेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर माइट ऑर्डर ऑनलाइन एंड पिकअप इन। देखो आंसर तो हमारा आ गया दोस्तों, एक बार आपको पढ़ना होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको ना तो किसी को समझाना है, ना आपको इसकी कोई मतलब कि इसको समझने को, बस सीधा आपको पढ़ना है, डायरेक्ट आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, डायरेक्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप डायरेक्ट आंसर करोगे। वो एक अलग तरीका होता है, एग्जाम में सोल्व करना अलग है। वहां पे आपको जल्दी जल्दी, जैसे मैं भी वहां पे सोल्व करूंगा तो मैं इसको एक ही बार में पढ़ूंगा, मुझे समझाना तो है नहीं है किसी को। उस तरह से फिर आपको एग्जाम में करना है, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स माइट ऑर्डर ऑनलाइन एंड पिकअप इन स्टोर और यूज इन
यूज ए मोबाइल ऐप टू चेक रियल टाइम स्टॉक लेवल बिफोर विजिटिंग। कहते हैं जो ग्राहक हैं, एग्जाम्पल के लिए ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और स्टोर से सामान ले सकते हैं, और यहाँ आने से पहले वो रियल टाइम में दोस्तों जो उसका लेवल है इसका स्टॉक का, उसकी जांच अपने मोबाइल ऐप का यूज करके कर सकते हैं। इसके उल्टा कहता है अब नेक्स्ट, हाउएवर, यह था कंट्राडिक्शन के लिए, सम challenges still persist for small retailers because they lack the technical expertise or capital to develop user-friendly websites, and excessive reliance on their third-party delivery services can erode profit margins। कहता है जो छोटे रिटेलर हैं उनके लिए अभी भी क्या है, मुश्किलें बनी हुई है, अब डिफिकल्टीज बनी हुई है, क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंग जो वेबसाइट है उसको डेवलप करने की, और जो पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन चीजों का क्या है, उनको कह सकते हैं नॉलेज कम है, और थर्ड पार्टी पर जो डिपेंडेंसी है वो जो ज्यादा प्रॉफिट होगा उस मार्जिन को कम कर सकती है। अब नेक्स्ट कहता है, यहां तक पढ़ लिया था हमने, मोर एवर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट of rapid shipping, packaging waste and increased carbon emissions is increasingly under the scrutiny। इसके अलावा कहता है जो पैकेजिंग है, कचरे को जो शिप किया जाता है उसकी वजह से बढ़ते जो कार्बन का क्या होता है, कार्बन कह सकते हैं, कार्बन का इमिशन क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, As e-commerce continue its ascent, the most successful retailers will combine digital innovation with sustainable practices and a personalized customer experiences। मतलब कि कहता है जैसे जैसे ई कॉमर्स का जो डेवलपमेंट है वो जारी है, सबसे सफल क्या है, रिटेलर जो खुदरा विक्रेता है, ये डिजिटलाइजेशन को महसूस करेंगे, और अपने क्या कह सकते हैं, अपना जो इनका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसको पर्सनलाइज करेंगे, और क्या करेंगे, ये भी इन होप इन फ्यूचर इनको भी फायदा होगा इस चीज से, ये भी अपने डिजिटलाइजेशन है उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब देखिए, अब थीम आपको समझ में आ गई हुई, जो पैसेज बताता है ई कॉमर्स के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में, और बेनिफिट क्या है। ठीक है, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट लिफ्टिंग हो जाती है, पहले प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है, लोग चेक कर लेते हैं, प्राइस कंपैरिजन, डायरेक्ट डिलीवरी, ये इसके एडवांटेज दिखाए गए हैं। और जो डिफिकल्टीज आती हैं, लैक ऑफ टेक्निकल इश्यू हैं कह सकते हैं, किसमें, स्मॉल स्मॉल रिटेलर्स में। ठीक है, उनके बारे में उल्टा बताया गया है, मतलब कि वो थर्ड पार्टी पे जैसे डिलीवरी के लिए निर्भर रहते हैं, तो उस चीज की उन चीजों के बारे में बताया गया। तो इसका जो मेन थीम क्या होगी, पैसेज की पर्पस क्या है, टू एग्जामाइन बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस मॉडर्न रिटेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। टू एग्जामाइन बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन मॉडर्न रिटेल, ये क्या है, इस पैसेज का मेन पर्पज है। मतलब कि जैसे कि मॉडर्न रिटेल में कौन कौन सी इनको कह सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आती हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को क्या करना है, एग्जामाइन करना, मेन क्या है पैसेज की थीम या पर्पस। क्वेश्चन नंबर 103, इन कॉन्टेक्स्ट द वर्ड ओवरहेड्स मोस्टली नियरली मीन्स। अकॉर्डिंग टू दोस्तों हमने जो पैसेज पढ़ा है इसमें ओवरहेड्स का जो मतलब है ये क्या है, बिजनेस को चलाने से जुड़ी लागतों से है, कीमत से है, विशेष रूप से जो फिजिकल शॉप्स हैं उनके लिए, जैसे कि उनको रेंट देना पड़ता है, स्टाफिंग। ठीक है, ये इन सारी चीजों को हमने पढ़ा था जब ओवरहेड्स का एग्जांपल दिया था। मतलब इन सब के लिए जो फिक्स्ड एक्सपेंस है
उसी का मतलब क्या है, ओवरहेड्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104, according to the passage, which of the following is not cited as a challenge for small retailers? देखो, हमने ई कॉमर्स इस पैसेज में पढ़ा था कि स्मॉल रिटेलर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी सर्विसेज, एनवायरमेंटल स्क्रूटनी, हाई यूटिलिटी बिल्स। तो इसमें से आएगा हाई यूटिलिटी बिल्स है, जो ये क्या है, नॉट साइटेड ए चैलेंज फॉर स्मॉल रिटेलर्स अकॉर्डिंग टू पैसेज। क्वेश्चन नंबर 105, द टोन ऑफ द पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। टोन क्या है, एनालिटिका है, क्योंकि ई कॉमर्स के जो बेनिफिट हैं और जो उसके कह सकते हैं कुछ नुकसान भी हैं, इन चीजों को एनालाइज किया गया है। तो टोन होगी एनालिटिका, कैसे कैसे एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। विच इन्फ्रेंस इज द बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज। विच इन्फेरेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज, मतलब कि कौन सी वो बात है इसमें अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन जिसको पैसेज पूरी तरह से क्या करता है, सपोर्ट करता है, मतलब कि डेमोस्ट्रेट करता है, दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा गया था, द मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर्स विल कंबाइन डिजिटल इनोवेशन विद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड ए पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जैसे कि ई कॉमर्स कंटिन्यू टू एसेंट, जैसे जैसे ई कॉमर्स का जो डेवलपमेंट है वो जारी रहेगा, सक्सेसफुल रिटेलर्स क्या करेंगे, विल कंबाइन डिजिटल इनोवेशन, ठीक है, इसको अपनाएंगे और पर्सनलाइज करेंगे कस्टमर एक्सपीरियंस को। तो ये क्या है, ये है कह सकते हैं पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आर की टू फ्यूचर रिटेल सक्सेस, की व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है उनका पर्सनलाइज्ड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ठीक है। तो वो क्या कह सकते हैं, आर द की टू द फ्यूचर रिटेल सक्सेस के लिए क्या है, वो की का काम करेगा, प्ले की रोल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 107, इन द फॉलोइंग पैसेज सम हैव बीन डिलीटेड, जो डिलीटेड वर्ड है उनको फिल करना है आपको। क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। मॉडर्न एथिकल डिबेट्स टेंड टू कंसर्न द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डियोनटोलॉजिकल एंड consequentialist approaches, each providing a dash methodology. Deontology requires a respect for moral dash irrespective of the result, while consequentialism judges on the basis of the net dash objection against pure consequentialism suggests it will allow action if these bring about maximum overall welfare. In reply, some recommend dash hybrid theories that combine obligations with outcome sensitivity. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक वन। अब देखिए ब्लैंक वन में बताना क्या आएगा, मॉडर्न एथिकल डिबेट्स टेंड टू कंसर्न द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन deontological and consequentialist approaches, each providing a dash methodology। कहते हैं जो मॉडर्न मोरल डिबेट्स हैं बिटवीन डेंटोलॉजिकल एंड कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोचेज, इन दोनों अप्रोच के बीच में क्या है, कंसर्न का कारण बनती है। ईच प्रोवाइडिंग ए डैश मैथडोलॉजी, जो कहते हैं दोनों के लिए, ईच आए दोनों के लिए, ईच प्रोवाइडिंग ए डैश मैथडोलॉजीज, ये कौन सी मैथडोलॉजी प्रोवाइड करती हैं, हर एक। मैथडोलॉजी होता है कार्य प्रणाली। इन दोनों अप्रोचेज का डियनटोलॉजिकल एंड कॉन्सिक्वेंटियलिस्ट, ये दोनों अप्रोचेज है, इनका एक
कह सकते हैं अपने आप में अलग-अलग मोरल स्टैंडर्ड है या मोरल अलग-अलग मोरल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ये क्या कर रही हैं, डेमोंस्ट्रेट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों की दोनों अप्रोच हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो बेस्ट फिट बैठेगा, ये बैठेगा दोनों की दो जो कार्य प्रणाली है कह सकते हैं, क्या है? दोनों की दो क्या है? कठोर है। दोनों की दो अप्रोच क्या है? आपस में कठोर हैं क्योंकि यहाँ पे बात हुई है कॉन्फ्लिक्ट की और यहाँ पे मॉडर्न एथिकल डिबेट्स की, ठीक है? दोनों क्या है? चिंता का कारण बनती हैं बिटवीन किसमें? अलग-अलग अप्रोचेज़ में। तो यहाँ पे जो बेस्ट डेमोंस्ट्रेट करेगा ये वर्ड आना चाहिए, कह सकते हैं रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब है दोस्तों होता है कठोर, क्योंकि रिग्रेस या कठोर शब्द से ही हम एक अच्छे से सर्वोत्तम रूप से एक जो मेथोडोलॉजी है उसको अच्छे से डेमोंस्ट्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात है, दोनों की अपनी-अपनी अलग-अलग दोनों अप्रोचेज़ हैं और दोनों के अपने-अपने क्योंकि यहाँ पे वर्ड डिबेट्स का भी यूज़ हुआ है, दोनों में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? क्योंकि दोनों के अपने-अपने खुद के मत हैं, दोनों अप्रोचेज़ के, चाहे वो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट हो या अप्रोच हो या फिर वो डियंटोलॉजिकल। तो ये आएगा यहाँ पे वर्ड रिग्रेस। क्वेश्चन नंबर 108। अब सेकंड में बताना क्या आएगा? डेंटोलॉजी रिक्वायर्स रिस्पेक्ट फॉर मोरल डैश इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। अब देखो, डेंटोलॉजी रिक्वायर्स रिस्पेक्ट फॉर मोरल, ठीक है? इसको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए फॉर मोरल डैश इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। दोस्तों, डेंटोलॉजी क्या था? अपने आप में एक मोरल प्रिंसिपल है, जो जिसपे जो इंसान के जो कर्तव्य होते हैं उन या किसते जो रूल एंड रिस्ट्रिक्शन होते हैं, नियम होते हैं, उन पे जोर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि जो काम किया है मोरल रूप से वो ठीक है, नैतिक रूप से वो ठीक है, किया गया काम ये गलत है। और जो कह सकते हैं रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन थी उनको फॉलो किया गया था अच्छे से या नहीं किया गया था। कॉन्सिक्वेंस चाहे कुछ भी हो, कॉन्सिक्वेंस चाहे कुछ भी हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो वर्ड बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा एक्शन, एक्शंस, मोरल एक्शंस, क्योंकि रिजल्ट की परवाह किए बिना जो मोरल दोस्तों जो मोरल कह सकते हैं नैतिक कर्तव्य होते हैं, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे बात आएगी मोरल एक्शन की। क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक 3? ये पढ़ लिया था हमने। जजेस ऑन द बेसिस ऑफ द नेट डैश ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट प्योर कॉन्सिक्वेंटलिज्म सुजेस्ट इट विल अलाउ गुड्स आउटकम्स बेनिफिट्स और प्रॉफिट। जजेस ऑन द बेसिस ऑफ द नेट आउटकम्स, नेट गुड्स, नेट बेनिफिट्स, नेट प्रॉफिट। अब गुड्स बताता है दोस्तों, वो आइटम्स को बताता है, ठीक है? टेंजिबल आइटम को जिनको हम छू के महसूस कर सकते हैं उन आइटम्स को बताता है। बेनिफिट का मतलब होता है एडवांटेज और प्रॉफिट का मतलब होता है फाइनेंशियल या कहते हैं पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉफिट हो। आउटकम का मतलब परिणाम। यहाँ पे बात किसकी हुई है? कॉन्सिक्वेंशलिज्म की, मतलब परिणाम की बात हुई है, क्योंकि जो एथिकल जजमेंट होती है बेस्ड होती है किसके ऊपर दोस्तों? परिणामों के ऊपर, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा जो वर्ड आएगा आउटकम फिट बैठेगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। इन प्लेस ऑफ फोर आउटकम ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्योर कॉन्सिक्वेंटियलिज्म सुजेस्ट इट विल अलो डैश एक्शन। पैसेज में दोस्तों क्या बताया गया है? कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन डियंटोलॉजिकल एंड कॉन्सिक्वेंटलिस्ट एथिकल अप्रोचेज के बीच में। और जो इसमें जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कॉन्सिक्वेंटियलिज्म जजेस एक्शन बेस्ड है उन आउटकम के ऊपर, ऑन देयर आउटकम। मेन उद्देश्य क्या है? फॉर एमिंग मैक्सिमम ओवरऑल क्या मैक्सिमम वेलफेयर होना चाहिए। तो यहाँ फिर बैठेगा दोस्तों इमोरल। इमोरल का मतलब क्या था? अनैतिक, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है एक्शन दैट माइट बी कंसिडर्ड मोरली रॉन्ग बट कुड बी जस्टिफाइड बाय ए प्योरली। इमोरल का मतलब है अनैतिक, हिंदी में कह सकते हैं अनैतिक उन सभी वर्ड्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जिनमें उन सभी कामों का दोस्तों उन कामों को रिप्रेजेंट किया गया है, वर्णन किया गया है जिन्हें नैतिक रूप से गलत माना जा सकता है, लेकिन यदि वे पॉजिटिव
कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनकी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव से ही पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं नैतिक से ही अनैतिक बनता है, अनैतिक से कोई चीज गलतियां होती है उनसे सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा, ये वर्ड बैठेगा इमोरल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इट विल अलो करता है इमोरल एक्शंस इफ दीज ब्रिंग अबाउट मैक्सिमम ओवरऑल वेलफेयर। इन रिप्लाई सम रिकमेंड, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या आएगा। Welfare in reply, some recommend dash hybrid theories that combine obligation with outcome sensitivity। देखो पैसेज में सभी की सभी एथिकल थ्योरीज की बात हुई है, जहां पे एक है डियोंटोलॉजिकल और कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच। और डियोंटोलॉजी एम्फेसाइज करती है रिस्पेक्ट ऑफ मोरल ड्यूटीज को, जबकि कॉन्सिक्वेंटियलिज्म में जजेस का जो एक्शन है बेस्ड ऑन देयर नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। और पैसेज में मेंशन किया गया है ऑब्जेक्शन टू प्योर कॉन्सिक्वेंटलिज्म, जो सुजेस्ट करता है हमें, ये कहते हैं इट विल अलो एक्शन दैट ब्रिंग अबाउट मैक्सिमम ओवरऑल वेलफेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्या आएगा, सम रिकमेंड वेल बैलेंस्ड हाइब्रिड थ्योरीज दैट कंबाइन ऑब्लिगेशन विद आउटकम सेंसिटिविटी। क्योंकि जो वेल बैलेंस्ड हाइब्रिड थ्योरीज हैं वो परिणाम और संवेदनशीलता को एक साथ, दायित्व को, जो रूल एंड रिस्ट्रिक्शन है, काम है, कर्तव्य है, उनको एक साथ जोड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से मीनिंग निकल के आता है यहाँ पे वेल बैलेंस्ड, यहाँ पे फिट बैठना चाहिए वर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ऐसे क्वेश्चन में आपकी डिपेंड करती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपने किस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो चीजें आती हैं प्रैक्टिस से। इसमें कोई भी कितना ही कुछ हो, ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी जो प्रैक्टिस है, जो रीडिंग स्किल है, वही आपकी मैटर करेगी। क्वेश्चन नंबर 112, ये भी पैसेज है, ठीक है, ये अलग है। रिसर्चर्स इन क्वांटम कंप्यूटिंग फेस द ट्विन डिफिकल्टीज डैश qubit coherence dash error rates, while superconducting qubits have shown promise maintaining coherence beyond microsecond remains dash due to environmental decoherence. Furthermore, scaling up number of qubits requires dash control electronics that themselves introduce noise to overcome these hurdles, मतलब की रुकावट, ठीक है। टीम्स आर exploring dash techniques such as surface course and topological qubits। अब देखो इसमें कहता है रिसर्चर इन क्वांटम और कंप्यूटिंग फेस टू ट्विन डिफिकल्टीज, मतलब कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जो रिसर्चर हैं उनके उनको दोहरी डिफिकल्टीज या डबल डिफिकल्टीज का, ट्विन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। क्यूबिट होता है दोस्तों, क्यूबिट का मतलब जैसे कंप्यूटर में बाइनरी बिट यूज करते हैं, यूनिट होती है, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट क्या है, क्वांटम बिट है, इंफॉर्मेशन की एक यूनिट है ये। अब देखिए ये आएगा डिफिकल्टीज ऑफ डैश विद क्यूबिट कोरेंस। पैसेज में बात हुई है माइक्रो सेकंड और क्यूबिट कोरेंस की। तो यहाँ पे जो वर्ड फिट बैठेगा ये बैठेगा एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब कोई भी चीज जो बिल्कुल ही थोड़े टाइम के लिए हो, ठीक है, बिल्कुल ही लिमिटेड, बिल्कुल ही एक क्विक टाइम के लिए हो, तो उसे वहां पे यूज किया जाता है वर्ड एफिमेरल, मतलब कि अक्षण भंगुर इसको बोलते हैं हिंदी में। क्वांटम कंप्यूटिंग में कोरेंस को मेंटेन करने के लिए डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक्शन क्या होता है, बिल्कुल ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं क्या आएगा, एफिमेरल, एफिमेरा। क्वेश्चन नंबर 113, what should be come in place of true and dash error rates। एरर रेट्स क्या है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आया था वर्ड बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, ठीक है, तो ये डिफिकल्टी है क्वांटम कंप्यूटिंग में। तो एरर रेट यहाँ पे जो डिस्क्राइब करता है, ये करता है डिफिकल्टी या डिफिकल्ट हार्डल्स को, मतलब रुकावट को, जिसपे ओवरकम करना, मतलब कि जिसपे जिसका पार पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे वर्ड फिट बैठेगा प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव का मतलब क्या है,
जो दोस्तों यहाँ पे जो एरर रेट है ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है और इस पे पाना बहुत ही मुश्किल है। जो प्रोबिट करता है मतलब कि सक्सेस को, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है इसको सक्सेस होने को क्या करता है, ये प्रोबिट करता है, मतलब कि रोकता है। तो यहाँ पे फिट बैठेगा प्रोबिटिव। क्वेश्चन नंबर 114, why the superconducting qubits have shown promise maintaining coherence beyond the microsecond remains dash due to environmental decoherence। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा इल्यूजिव। इल्यूजिव क्यों आएगा? इल्यूजिव का मतलब होता है टू अचीव और मेंटेन डिफिकल्ट, मतलब कोई भी चीज, कह सकते हैं किसी भी चीज का पार पाना जब मुश्किल हो, नामुमकिन हो, तो वहां पे यूज किया जाता है इल्यूजिव का। इल्यूजिव इल्यूजिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव और मेंटेन। क्यों इल्यूजिव है? जो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करेगा डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग क्यूबिट कोरेंस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिकोरेंस। क्योंकि इन्वायरमेंटल डिकोरेंस के कारण, ठीक है, ये है जो माइक्रो सेकंड रिमेन्स क्या, इल्यूजिव, मतलब इसका पार पाना बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट है। मेंटेनिंग कोरेंस बियॉन्ड माइक्रो सेकंड रिमेन्स क्या है, इल्यूजिव है, बिकॉज ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिकोरेंस की वजह से दोस्तों क्या है, इसको कह सकते हैं अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। तो दैट इज एल्यूजिव। एल्यूजिव का मतलब डिफिकल्ट टू अचीव समथिंग। Furthermore, scaling up the number of qubits requires a dash control electronics themselves introduce noise। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे वाले में, और फोर में बताना क्या आएगा? Furthermore, scaling up the number of qubits requires a dash control electronics। require a dash control electronics, कौन सा कंट्रोल चाहिए? अब यहाँ पे जो बात हुई है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को लार्ज नंबर ऑफ क्यूबिट्स की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यूबिट में ज्यादा इंट्रोड्यूस है, नॉइज को इंट्रोड्यूस करता है। इस पे क्या करना है आपको, इस डिफिकल्टी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ फिर बैठेगा वर्ड सोफिस्टिकेटेड। यहाँ आएगा रिक्वायर से सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत होगी दैट देमसेल्फ इंट्रोड्यूस नॉइज। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कोई, कह सकते हैं बिल्कुल ही कोई डिफिकल्ट चीज हो, ठीक है, तो कह सकते हैं ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी इन सभी चीजों पे, जटिल कह सकते हैं, रिक्वायर से sophisticated control electronic that themselves introduce noise। इसको कंट्रोल करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग में एक ऐसे सिस्टम की, कौन से सिस्टम की जरूरत होगी, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की जरूरत होगी दैट themselves introduce noise to overcome these hurdles। इन पे सभी पे ओवरकम करने के लिए टीम्स आर डैश एक्सप्लोरिंग डैश टेक्निक्स सच एज सरफेस कोर्स एंड टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स। नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 में बताना क्या आएगा? देखिए यहाँ तक आ गया था हमारा, हो गया था टू ओवरकम दीज हर्डल्स टीम्स आर एक्सप्लोरिंग डैश टेक्निक्स सच एज सरफेस कोड्स एंड टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स। अब दोस्तों ये सारी की सारी जो हर्डल्स हैं इनको ओवरकम करने के लिए इन सभी के ऊपर टीम को क्या एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्वांटम एरर करेक्टिंग, ताकि इन एरर्स को ठीक किया जा सकते, ये टेक्निक ठीक किया जा सके। ये टेक्निक्स की जरूरत होगी सच एज सरफेस कोर्स, जैसे कि सरफेस कोर्स और एंड टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 117, चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। मतलब ऐसा इंसान जिसको ना सुख का पता हो ना दुख का पता हो, ठीक है, जैसे दोस्तों साधु महात्मा होते हैं, ठीक है, तो इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, ये होता है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है इसको जैसे कि आप रिलेट कर सकते हो, जैसे इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, स्टो प्लस उल्टा कर देता हूँ आई सी का, ठीक है, ये होगा आइस, स्टोन प्लस आइस। जो बंदा स्टोन मतलब कि दोस्तों आइस पे रहता है, ठीक है, पत्थर की तरह बैठा रहता है, तपस्या कर रहा है, तो वो इंसान क्या होता है, ना तो उसको दुख का पता है ना सुख का पता है, ठीक है, ना हैप्पी का पता है और ना ही उसको सैडनेस का पता है। तो ऐसे इंसान को बोला जाता है स्टोइक, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग फॉन्ड ऑफ कंपनी सोशिएबल।
सोशिएबल दोस्तों इसके लिए वर्ड होगा यूज ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल फ्रेंडली टाइप का इंसान। उसकी राइट स्पेलिंग क्या है ग्रीगेरियस की? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 119, देर इज ए डैश ओवर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। अब ये क्या है? आर्टिकल आएगा, वाउल साउंड है, एन आएगा, ठीक है, ओवर, एन ओवर, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 120, सी मेड ए क्विकली डिसीजन विदाउट थिंकिंग। आपको बताना है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट फिट पार्ट ऑफ द स्पीच नीडेड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे किसकी जरूरत नहीं है। अब डिसीजन क्या है? नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, और ये एडवर्ब है दोस्तों, ये क्वालिफाई करती है वर्ब को, ये गलत है यहाँ पे। तो ये वर्ड यहाँ पे फिट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, क्विक आना था यहाँ पे, क्यू यू आई सी के, क्विक आना था, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एडजेक्टिव की। क्वेश्चन नंबर 121, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द एनरवेट। एनरवेट मतलब होता है ऐसा इंसान जो कोई भी चीज जो कमजोर हो गई है, ठीक है, वीकन, कमजोर। और सेम मतलब होता है एग्जॉस्ट का। एग्जॉस्ट का मतलब भी दोस्तों यही होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट मीन्स भी मतलब कि वीक, कमजोर। एनरवेट कमजोर करना, वैसे इसका मतलब भी सेम होता है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 122, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस बाय द टाइम दे अराइव द कंसर्ट हैड एंडेड। यहाँ पे दोस्तों एरर कहाँ पे है? अराइव नहीं आएगा, ये गलत है, अराइव्ड आएगा, यहाँ पे एंडेड आया, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? अराइव्ड आएगा, सिंपल पास्ट यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हैड एंडेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा अराइव्ड। ध्यान रखना आपको, यहाँ पास्ट परफेक्ट था, तो उससे पहले किसका यूज करते हैं? सिंपल पास्ट का। क्वेश्चन नंबर 123, select the appropriate option to fill in the blank, listen carefully dash what I say। जब कोई भी कॉमन वे है टू एक्सप्रेस एनी आइडिया, और यहाँ पे दोस्तों लिसन आया है, तो इसके लिए यूज की जाती है प्रेपोजिशन, ध्यान रखना आपको, टू, टू का यूज किया जाता है, प्रेपोजिशन टू आती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से। क्वेश्चन नंबर 124, चूज द मोस्ट एक्यूरेटली कन्वेज द सेंटेंस इन द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। माई फ्रेंड सेड दैट ही कुड मीट मी आफ्टर लंच। अब यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट में कुड आया है, ठीक है, तो किसका यूज होगा? कैन का यूज होगा, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 125, ही वाज सीनियर देन मी इन कॉलेज। दोस्तों सीनियर के साथ प्रेपोजिशन यूज करते हैं, क्या होता है? टू का यूज करते हैं, ना कि देन का, ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 126, अरेंज द पार्ट टू फॉर्म ए करेक्ट सेंटेंस। सबसे पहले, द एग्जीबिशन ओपन टू द पब्लिक, विजिटर्स एडमायर द आर्ट वर्क्स, interactive sessions were conducted, feedback was overwhelming overwhelmingly positive। फीडबैक क्या था? पॉजिटिव थी, तो लास्ट में तो चौथा ही आएगा, फीडबैक तो सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है, फीडबैक लास्ट में आएगा। देखो यहाँ पे है, कहते हैं एग्जीबिशन था जो किसके लिए थी? पब्लिक के लिए थी, जनता के लिए खोली गई थी, और जो आने वाले थे उन्होंने किसकी दोस्तों कह सकते हैं तारीफ की? 8 वर्ष की तारीफ की, विजिटर्स ने, ये अपने आप में ठीक है। इंटरेक्टिव सेशन वर कंडक्टिव, इंटरेक्टिव जो सेशंस थे वो आयोजित किए गए, और फिर क्या है? फीडबैक पॉजिटिव थी, तो अपने आप में सारी अरेंजमेंट ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 127, लेट्स ट्राई टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कम अप विद ए न्यू सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। चूज द फ्रेज, बताना है आउटसाइड, थिंक आउटसाइड द बॉक्स।
इसका मतलब होता है, ठीक है, फ्रेज है, इसका मतलब होता है अपने जो नेचुरल वे है ना, जैसे कि कन्वेंशनल है, उससे हटके क्या करना, किसी चीज को कंसीडर करना टू क्रिएट उसका सॉल्यूशन निकालना समस्या का, मतलब कि परंपरागत या कहते हैं किसी नए तरीके से सोचना, विचार करना अलग तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 128, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है दोस्तों सर्विलियंस, ठीक है, SURVEILLANCE। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया दोस्तों ये यूज होता है, इसका मतलब होता है साउंड या वैरायटी ऑफ साउंड, जो स्पेसिफिक साउंड, अलग अलग साउंड यूज की जाती है उसके लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग साउंड होती है, तो यहाँ पे एक साउंड का एग्जांपल है मुर्मू। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 130, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 5 years। यहाँ पे आएगा फोर, अगर स्टार्टिंग एक्शन है और एक्शन कंटिन्यू भी है, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फोर का, तो यहाँ आएगा सिंस की जगह फोर 5 years, ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 131, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ओरेक्यूलर। ओरेक्यूलर का मतलब होता है कोई भी चीज बिल्कुल ही क्या क्या कह सकते हैं, अस्पष्ट हो, ठीक है, क्लियर ना हो, जिसको समझने में कह सकते हैं डिफिकल्टी हो, कह सकते हैं स्पष्ट ना हो बिल्कुल भी, जिसको समझना मुश्किल हो थोड़ा सा। ल्यूसिड का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल क्लियर हो, क्या हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, जिसे समझा जा सकता है, तो वहां पे वर्ड होता है ल्यूसिड, मतलब कि मींस एक्सप्रेस्ड इन ए क्लियर वे। इसका उल्टा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 132, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एन आइडियल सोसाइटी मार्क्ड बाय जस्टिस, इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस। मतलब कि ऐसी सोसाइटी जहां पे सब कुछ परफेक्ट होता है उसे बोलते हैं इंग्लिश में उटोपिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 133, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन ए करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे आया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हाउस होल्ड टू मैनेज डेली एक्सपेंसेस। दोस्तों यहाँ पे इससे रिलेट नहीं होता, इससे रिलेट नहीं होता, इन्फ्लेशन अफेक्ट्स, इन्फ्लेशन क्या करेगा, अफेक्ट्स करेगा परचेजिंग पावर को, ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब स्टार्टिंग तो आर से ही होगी, कोई भी ऑप्शन नहीं है जो स्टार्ट आर से है, एक ही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 134, कन्वर्ट द सेंटेंस below from its passive voice structure to active voice structure. The book was read by the student in just 2 days। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रीड की दोस्तों ये वो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो V2 में चेंज करेंगे पास्ट में, तो रीड ही आएगा इसकी फॉर्म। यहाँ पे हैज आया, इलिमिनेट हो गया, इज है दोस्तों, इलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे द बुक भी था, ठीक है, जब चेंज करेंगे इसको एक्टिव वॉइस में तो क्या आएगा, पहले स्टूडेंट आएगा, द स्टूडेंट रीड द बुक इन जस्ट 2 days, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। यहाँ पे देखो वॉच रीडिंग है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 135, द बुक इज बीइंग रीड बाय हिम। इज बीइंग है, बीइंग मतलब आईएनजी फॉर्म, जब इसको चेंज करेंगे एक्टिव में तो आईएनजी फॉर्म आएगी, एक ही ऑप्शन है जिसमें देखो यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, वो जा गया, इसलिए ये बार हो गया, क्या आएगा, इज रीडिंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि इज प्लस बीइंग प्लस V3 में चेंज करते हैं ना, ठीक है, किसको, आईएनजी फॉर्म को, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उल्टा बनाना है, तो क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी इज के साथ। क्वेश्चन नंबर 136, विच कॉम्प्लेक्स टर्म इज मिस स्पेल्ड बिलो। स्पेलिंग गलत है, नोक्विस की, नोक्विस की राइट स्पेलिंग होती है NOCUOUS, यहाँ पे डबल सी है, ठीक है, इसलिए ये गलत है, और इसका मतलब होता है नोक्विस का मतलब होता है हार्मफुल, पॉइजनस, कोई चीज क्या हो, हार्मफुल हो,
दैट इज नोक्वस। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। मतलब कि किस चीज को प्रोहिबिट करना बाय लॉ से, लॉ, ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, उसके लिए वर्ड होता है कॉन्ट्राबैंड। इंग्लिश में बोलते हैं उसको कंट्राबैंड, मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। मतलब कानूनी तौर पे किसी चीज के आयात और निर्यात पर बैन, निषेध करना, दैट इज कॉन्ट्राबैंड। क्वेश्चन नंबर 138, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। रेहान सेड टू मलिका द सोमनाथ टेम्पल इज इन प्रभा पतन इन गुजरात। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ हो, एक्चुअल फैक्ट हो, जियोग्राफिकल फैक्ट हो, तो वर्ब क्या रहेगी, ये कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। अब इसमें ये है जो सोमनाथ टेम्पल इन्हें प्रभा पतन इन गुजरात, ये है जियोग्राफिकल फैक्ट, तो सेंटेंस क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 139, which of the following sentences correctly uses the idiom a slip of the tongue? स्लिप ऑफ द टंग भी दोस्तों गलती से कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं जुबान फिसलना। कोई वर्ड ऐसे निकल जाना आपके मुंह से जो आप बोलना नहीं चाहते, ठीक है, उसे बोलते हैं स्लिप ऑफ द टंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है, रवि मिसस्पोक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इट वाज जस्ट ए स्लिप ऑफ द टंग। मतलब रवि ने इंटरव्यू के दौरान गलत बोला, यह सिर्फ जुबान फिसलने का उसका नतीजा था। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 140, सिलेक्ट द सेंटेंस विच करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल द। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, बेस्ट यूज है किसमें, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे शेक्सपियर की कोई भी क्वालिटी नहीं बताएगी, ठीक है, इसलिए इनमें सब में द का यूज गलत है, बाकी ये ठीक है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 141, चूज द एंटोनिम ऑफ पीविस। पीविस का मतलब होता है इजिली इरिटेटेड, मतलब कोई भी इंसान जो इजिली इरिटेट हो जाता है, झगड़ालू कह सकते हैं, क्वेरलेस बता बोल सकते हैं इसको। इसका उल्टा होगा स्वेब। स्वेब का मतलब होता है चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, एलिजेंट, मतलब कि जो एलिगेंट, जो जल्दी से, मतलब कि हाइपर ना हो, इसका उल्टा होता है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो बेस्ट फिट बैठेगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 142, ही लेफ्ट द वॉच ऑन द राइट हैंड नाइट स्टैंड बिफोर स्लीपिंग। आपको बताना है इसमें, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस ए होमोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। दोस्तों ध्यान रखेंगे, होमोनियम इज ए वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड द सेम बट अनदर इन मीनिंग। मीनिंग डिफरेंट रहेगा, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। यहाँ पे जो वॉच का मतलब है दोस्तों, जो वॉच है एक टाइम पास के लिए यहाँ पे, लेकिन इस ऑप्शन में देखोगे वॉच का मतलब क्या है, द गार्ड वॉच असाइन टू नाइट वॉच ड्यूटी, मतलब कि यहाँ पे नजर बनाए रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वॉच का मतलब नजर बनाए रखना, या किसने एक्ट ऑफ गार्डिंग या ऑब्जर्विंग द थिंग्स, चीजों पे नजर बनाए रखना। दोनों में मीनिंग अलग है, तो ये है आपस में कह सकते हैं होमोनियस। होमोनियम है राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 143, चूज द एंटोनियम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब है एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट समवन टू डैमेज देयर रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन कम करना, कुछ ऐसे वर्डों का यूज करना, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, इसका मतलब है किसी के बारे में कोई गलत कहना,
ठीक है, किसी की रेपुटेशन डाउन करना। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, प्रेज मतलब किसी का, दोस्तों किसी की तारीफ करना, ठीक है, किसी को कह सकते हैं एडमायर करना, एडमायरेशन, प्रेज, ये सारे इसके होते हैं प्रेज के सिनोनियम, मतलब किसी की कह सकते हैं प्रशंसा करना हिंदी में। उल्टा है इसका, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 144, कट द गोल्डियन नोट, इसका मीनिंग बताना है, करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कट द गोल्डियन नोट। इसका मतलब होगा सोले प्रॉब्लम बोल्डली, मतलब साहस से किसी समस्या का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 145, चूज द दैट मोस्ट एक्यूरेटली कन्वेज द सेंटेंस इन इट्स कोरस्पोंडिंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, द ऑफिसर सेड, सॉरी डायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, द ऑफिसर सेड हैड आई नाउन known about the problem earlier I would have helped। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, देखो यहाँ पे दैट का तो यूज होगा ही होगा, इसमें दैट नहीं है दोस्तों, इसमें टोल्ड आ गया, ठीक है, सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, ये गलत है। द ऑफिसर सेड दैट ही नाउ इफ ही हैड हेल्प्ड, यहाँ से वुड गायब कर दिया, सारी लॉजिकल है, एक ही ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन 4। Select the most appropriate option, fill in the blank। The boy was indifferent dash his studies। indifferent के साथ यूज करते हैं दोस्तों, जैसे सीनियर टू या indifferent, इन सब के साथ यूज किया जाता है preposition to। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 147, rearrange the following parts p q r s to form the most meaningful and grammatical correct sentence। अब देखिए, तो दो ही लैक्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, पी में ये कहा गया है, दो ये कंट्राडिक्शन के लिए आता है, अब ही किसी के लिए आया होगा, ठीक है, तो पी से स्टार्टिंग हम नहीं कर सकते, वो जो दोस्तों वो से डायरेक्ट स्टार्टिंग नहीं होगी। अब बचे आर और पी से नहीं होगी तो आर से द यंग शूटर, देखो द यंग शूटर, फिर उसके बाद क्यू में द यंग शूटर सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या आएगी, वो हो जाएगी, ठीक है, पास्ट में सेंटेंस, तो इसका मतलब राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 148, ही विल सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है, ही विल सबमिट द रिपोर्टेड बाय फ्राइडे। विल किस में चेंज होता है दोस्तों, बी में, विल प्लस बी थ्री आएगा, बार हो गया, ये भी बार हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन है जिसमें विल प्लस बी थ्री है, ओनली ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 149, कौन से पार्ट में एरर है बताना है, द टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर along with his assistants have submitted the final report to the board before the deadline last week। अब यहाँ पे दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है ये, यहाँ पे द टीचर सिंगुलर है, और यहाँ पे है अलोंग विद, जब भी अलोंग विद ऑल टुगेदर ये सारे आते हैं तो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू इसके, तो यहाँ पे हैव है, गलत है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी, आ जाना चाहिए था यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 150, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। द अपडेट, अपडेट क्या है, कहता है द अपडेट, अब एस में है अपडेट अक्रॉस यूजर डिवाइसेस, अपडेट अक्रॉस यूजर डिवाइसेस, क्यू में है द अपडेट इनहेंस्ड, मतलब किसी चीज को इनहेंस्ड करना, मतलब कि किसी चीज की क्वालिटी में सुधार करना, बढ़ाना, इनहेंस्ड इनक्रिप्शन, ये भी हो सकता है। पी में कहते हैं द अपडेट इंश्योरिंग सिक्योरिटी। देखो इनमें से एक हम रिलेट करके देखते हैं, ये दो सेंटेंस है ना, क्यू और आर, इनहेंस्ड इंक्रिप्शन, फिर एंड आया, और डाटा ऑटोनॉमी, ये तो दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि देखो द अपडेट इनहेंस्ड इंक्रिप्शन को इनहेंस करेगी, और क्या करेगी, एंड डाटा ऑटोनॉमी
फिर उसके बाद इंश्योरिंग सिक्योरिटी अक्रॉस द डिवाइसेस। इंश्योरिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ पे सुनिश्चित होगी? अक्रॉस द डिवाइसेस होगी। इसका मतलब पी के बाद एस आएगा, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो पी एस का पेयर बनेगा, ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था, पी एस का पेयर बनेगा, ये भी ऑप्शन पहले एस कर दिया, ये गलत है। पहले पी आएगा फिर एस आएगा, देखो इसमें था और इसमें था, लेकिन क्यू के बाद क्या आएगा? क्यू पहले आएगा आर से, एंड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता इससे, मतलब कि आर से किससे स्टार्ट होगा? क्यू से आएगा, मतलब कि क्यू पहले आएगा आर बाद में आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। फाइंड द एरर, कौन से पार्ट? देखो ईच आया यहाँ पे, ईच पार्टिसिपेंट हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट के लिए रजिस्टर किया था, ईच, ईच के लिए दोस्तों वर्ब क्या है? वर है, ये वर आना गलत है, सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पे एरर है सेकंड पार्ट में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 152, रोशनी सेट, आपको बताना है द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है इसकी। रोशनी सेट टू राकेश, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, ठीक है, रोशनी टोल्ड राकेश, रोशनी टोल्ड राकेश। अब इन्वर्टेड स्पेस दोस्तों, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को चेंज करेंगे किसमें? दैट आएगा। अब ये है यूनिवर्सल ट्रूथ या कुछ भी इस तरह की फैक्ट, जियोग्राफिकल फैक्ट, जब भी ऐसी चीजें आती है तो ये सेम ही रहेगा, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। ये गलत हो गया, देखो इसमें चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, तो ये सेम ही रहेगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें सेम है, ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये अपने आप में सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 153, ए हमरस पोइम ऑफ 5 लाइन्स, तो उसको बोला जाता है लिमरिक। क्या बोला जाता है? लिमरिक, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 154, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, स्टार्टिंग यहां से, द इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन क्या करेगा दोस्तों? लीड करेगा, हैज लीड टू जॉब लॉसेस, मतलब कि एस हो सकता है पहले, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबली एस आ सकता है। क्यू से स्टार्टिंग, इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, ये अपने आप में गलत है, ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन ओवरऑल जर्नल फैक्ट है, सिर्फ इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज ये कहना गलत है। अब पी और आर, पी से रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, और आर में कहते हैं ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम एंड डैश। जब जॉब का लॉस होगा, एक चीज देखेंगे, कुछ भी हो, आपको मान लो कोई माइंड में क्लिक करे कुछ ना करे, लेकिन ये पता है जॉब लॉस होगा, हैज लीड टू जॉब लॉसेस, किस चीज में होगा? मल्टीपल इंडस्ट्री में होगा, मतलब एस की बात तो क्यों होगा, ट्रेनिंग हाउस होल्ड यहाँ फिट नहीं बैठेगा, रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है, जॉब लॉसेस कहाँ पे होगा दोस्तों? इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे इसका मतलब एस के बाद तो क्यू आएगा ही आएगा, यहाँ क्यू पहले है, बार हो गया, एस के बाद क्यू आएगा, इसमें भी नहीं है, ये बार हो गया, अब ये दोनों बचे। अब यहाँ पी, रिड्यूसिंग कंज्यूमर, द इकोनॉमिक स्लो डाउन रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, इसमें ये कहता है, और इसमें कहता है, ये पी से स्टार्टिंग थी और उसके बाद आर आया इसमें, ट्रेनिंग हाउस होल्ड एंड इनकम एंड, और इसमें देखते हैं एस में, हैज लीड टू द जॉब लॉसेस, द इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज लीड टू द जॉब लॉसेस, उसके बाद इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, और उसके बाद आना चाहिए फिर आर है, ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम एंड रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। पहले जो हाउस, स्ट्रेन का मतलब किस चीज पे इंपैक्ट होना, पहले हाउस होल्ड जो इनकम्स है उस पे इंपैक्ट होगा, या पहले रिड्यूसिंग कंज्यूमर पर स्पेंडिंग? पहले इनकम कम होगी तो तभी तो रिड्यूस होगी कंज्यूमर की स्पेंडिंग, तो इसका मतलब पहले आर आएगा फिर पी आएगा, इसमें क्या कर दिया, पहले पी दे दिया, ये एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 155 में, फाइंड द सिनोनिम ऑफ इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब होता है दोस्तों ऑब्स्टेकल, रुकावट किसी चीज में, हिंड्रेंस, हर्डल, से मतलब होता है ऑब्स्टेकल मतलब की रुकावट। क्वेश्चन नंबर 156, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाय द टाइम वी विल रीच द कंसर्ट,
विल हैव स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखो बाय द टाइम आया, और यहाँ पे दोस्तों कोई एक्शन कंप्लीट होगा फ्यूचर में, विल हैव स्टार्टेड, ठीक है, विल हैव स्टार्टेड, तो यहाँ पे यूज करते हैं हम किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि इससे पहले ये एक्शन होगा, ठीक है, बाय द टाइम वी रीच द कंसल्ट विल हैव स्टार्टेड, या फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा, वी रीच आएगा, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 157, सिनोनिम ऑफ रेकलेस। रेकलेस का मतलब विदाउट केयर, विदाउट केयर, प्रूडेंट, कॉशियस और केयरफुल सारे हैं इसके एंटोनियम। लेकिन रेस का मतलब ये होता है कोई जल्दबाजी में कोई काम करना, कह सकते हैं विदाउट केयर, ये मिलता जुलता है इसका सिनोनिम, राइट है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 158, ए सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन इनडायरेक्ट स्पीच, आपको बताना है इसका डायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब दोस्तों ये क्या है, अपने आप में जियोग्राफिकल फैक्ट है, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे सन हैज बार हो गया, द सन रोज बार हो गया, द सन राइजिंग बार हो गया, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, जियोग्राफिकल फैक्ट, ठीक है, इन चीजों में यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इन चीजों में चेंज नहीं होता, सेम रहेगा, तो इसलिए एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 159, सेंटेंस प्रोवाइडेड इन डायरेक्ट स्पीच में है, सी सेड टू हर फ्रेंड व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग यू हैव मेड। अब यहाँ पे देखो व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो सेंटेंस क्या है, ओरिजिनल सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इन डायरेक्ट स्पीच। अब टोल्ड हर ये बार हो गया ऑप्शन, साउटेड नहीं आएगा दोस्तों, तो दो ऑप्शन बच गए, सी एक्सक्लेम्ड टू हर फ्रेंड दैट सी हैड मेड ए वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, और यहाँ पे कहता है टू हर फ्रेंड दैट सी हैड मेड ए वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब ये दोनों सेम दिए हैं, ठीक है, दोनों दोनों आंसर हो सकते हैं, ये एरर है क्वेश्चन में, दोनों आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, जोबिन हैज बीन वर्किंग ऑल डे, ही डैश टायर्ड। अब वो सारा दिन से दोस्तों काम कर रहा है, ठीक है, तो ही मस्ट बी टायर्ड, राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्ट लॉजिकली सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम मीनिंगफुल पैराग्राफ। इसमें एक चीज आपको देखनी है, पहले में द प्राइमरी फैक्टर इन इट्स फॉर्मेशन वाज, द प्राइमरी फैक्टर इन इट्स फॉर्मेशन वाज द कोलोराडो रिवर which is gradually carved through layer of the rock deepening and widening the canyon. The Grand Canyon was formed over millions of years through the combined forces of geological activity and erosion. पहले तो दूसरा आएगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन फॉर्म्ड, ठीक है, कोई चीज पास्ट में बनने की बात हुई है, और उसके बाद इसको फिर डेमोस्ट्रेट किया जाएगा, द प्राइमरी फैक्टर, उसकी फॉर्मेशन में क्या था, प्राइमरी फैक्टर क्या था, इन इट्स फॉर्मेशन, देखो यहाँ फॉर्मेशन था, यहाँ फॉर्मेशन था, तो दो के बाद तो पहला आएगा ही आएगा, दो के बाद फर्स्ट आएगा, दो के बाद फर्स्ट आएगा, ये ऑप्शन तो एलिमेंट हो गया सीधा ही, तीसरा और चौथा और दूसरा। तीसरे से देखते हैं, तीसरा कहता है वेदरिंग फ्रॉम वाइंड। अब वेदरिंग दोस्तों आया है पहले, ठीक है, डायरेक्ट मतलब इंडिपेंडेंट है ये, यहाँ से हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे, ये ऑप्शन भी बार हो गया। चौथा बचा टेक्टोनिक अपलिट ऑफ द कोलोराडो plateau increased the river's flow and erosive power allowing it to cut deeper into the landscape। अब कहता है इसमें फोर्थ में कोलोराडो जो दोस्तों प्लेटो है, पठार है, उसने टेक्टोनिक टेक्टोनिक जो उसका उत्थान हुआ है, उसने नदी के जो फ्लो था और कटाव शक्ति को बढ़ा दिया है,
मतलब कि पहले फॉर्म होगा बाद में तो उसका इम्पैक्ट होगा, तो ये इसलिए बार हो गया। ठीक है, पहले फॉर्मेशन होगी बाद में इम्पैक्ट होगा, तो दो एक पहले आएंगे, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 162, द इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन डैश टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द बिल्डिंग। अब विजिट किया उसने, क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट होता है, SITE, यहाँ पे भी SITE। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विजिटेड द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट होता है अपने आप में, ये साइट है दोस्तों, इसका अलग मीनिंग होता है, ये भी नहीं होगा। क्या होता है, SITE, कंस्ट्रक्शन साइट। लेकिन दोनों में दिया हुआ है, इन दोनों में क्या है, एक ही है, कंस्ट्रक्शन साइट है, इसलिए दोनों ऑप्शन हो सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 163, इसमें मैंने बताया दोनों ऑप्शन का मतलब ये है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रॉन्ग है, दो ऑप्शन सेम दे दिए। ठीक है, क्या दे दिए, दो ऑप्शन सेम दे दिए, जैसे पीछे भी आए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग होगा ये। क्वेश्चन नंबर 163, द ओल्ड लेडी वॉज अनेबल टू क्लाइंब stairs बिकॉज हर लेग्स इज एचिंग कॉन्स्टेंटली सिंस मॉर्निंग। अब एक्शन क्या है दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम से अभी तक चला है, कंटिन्यू है, तो उसके लिए यूज करेंगे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो हैव बीन एचिंग आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द। ठीक है, वही है, अरेंज करना है। अब देखो ही, दोस्तों स्टार्टिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है ही। ठीक है, किसी के लिए ही, किसी ना किसी के लिए तो आएगा, तो ही से स्टार्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन बार हो गया। 4, 3, 2, तीन से हिज आइडियाज, किसके आइडिया, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया, तीसरा भी। 2 और 4 बच गए, चौथा से देखते हैं, एप्पल इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन एंड आईपैड, और इसमें कहता है दूसरे में, स्टीव जॉब्स वॉज ए विजनरी एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर। ही को फाउंडेड एप्पल, देखो इसने क्या किया, ही को फाउंडर है, वो को फाउंडेड एप्पल इंक अलोंग विद वोजनैक, इसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब, इसके बारे में दोस्तों, प्रोनाउन किसके लिए आया है यहाँ पे, ही किसके लिए आया, इसके लिए आया, तो इसके साथ दूसरे के बाद पहला आएगा, तो यहाँ पे पहला स्टार्टिंग में, दूसरा बाद में, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 165, सेंटेंस प्रोवाइडेड इन डायरेक्ट स्पीच, आपको बताना है इनडायरेक्ट इसका। द टीचर सेड ओपन योर बुक्स। अब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, यूवर का बनेगा देर, यहाँ पे देर नहीं है, इसमें भी देर नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें देर है, ऑप्शन फर्स्ट। एक ही चीज से सारे ऑप्शन एलिमिनेट किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन कई बार ऐसे मिलते हैं, एक ही चीज से आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 166, प्लीज क्लोज द विंडो बिफोर लिविंग। होमोनियम बताना है, होमोनियम क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में सेम होंगे, लेकिन मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। प्लीज क्लोज द विंडो बिफोर लिविंग, यहाँ पे विंडो को बंद करने की बात हुई है, और यहाँ पे देखेंगे, देयर बॉन्ड ग्रू क्लोज ओवर द ईयर, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उनका जो रिश्ता था, रिलेशन था, बहुत ही और भी स्ट्रॉन्ग होता गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोज किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रॉन्ग को। ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती गई, दोनों कह सकते हैं दोस्तों सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है, इसका होमोनियम होगा ऑप्शन थर्ड, क्लोज का। क्वेश्चन नंबर 167, चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। बाय द टाइम team arrived, the technician had already repaired the control panel and tested all functions twice. अब यहाँ पे had है, तो क्या आएगा, had प्लस बिन प्लस V3। दोस्तों ये ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पे बार है, वोज है, इसलिए बार हो गया। यहाँ पे had है ही नहीं, एलिमिनेट हो गया, ये भी एक ही बचा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 168, स्पॉट द स्पेलिंग एरर। यहाँ पे जो स्पेलिंग गलत है,
आर की टाइप की गलत है, यहाँ पे ए जबरदस्ती से आया हुआ है, ARCHETYPE होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मतलब सिमिलर ऑफ समथिंग, मतलब कोई इंसान किसी के बिल्कुल सिमिलर है, किसी कोई ना कोई किसी चीज का बिल्कुल ही ओरिजिनल कह सकते हैं, बिल्कुल ही अलग एग्जाम्पल हो, या कह सकते हैं ओरिजिनल मॉडल ऑफ समथिंग, जहां पे डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है। बाकी मिसेंथ्रोपी आपको पता ही होगा, हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो एरर है इसमें है, बाकी सबकी स्पेलिंग ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, ए पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था अभी, उसे बोलते हैं मिसेंथ्रोपी। याद कैसे करते हैं, मिस ट्रॉफी, मिस प्लस ट्रॉफी, अगर किसी की ट्रॉफी मिस हो जाती है, कोई खिलाड़ी है, तो अपने आप में नफरत करने लग जाएगा, खुद से भी और लोगों से भी, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हो, मिस होगी ट्रॉफी, इसलिए नफरत करने लग गया सबसे, मतलब कि हेटर ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 170, चूज द सेंटेंस विच uses the adjective adverb in its superlative degree correctly। अब यहाँ पे है वेरी मोस्ट फ्रिक्वेंटली, गलत हो गया दोस्तों, वेरी मोस्ट गलत है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे वेरी गलत है। माई अंकल गोस्ट दैट मोर फ्रिक्वेंटली, गलत है दोस्तों, मोर फ्रिक्वेंटली गलत है। मोस्टली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब के आगे एडवर्ब, गलत है, वर्ब को क्वालिफाई करती है एडवर्ब, ये गलत है। एक ही ऑप्शन है जिसमें सही यूज हुआ है, माई अंकल गोज टू दैट शॉप मोस्ट फ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 172, सिनोनिम बताना डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब दोस्तों होता है हार्ड वर्किंग। मैंने कैसे याद किया था, आप भी करोगे, डिलीजेंट, दिलीजेंट, दिल्ली में जो लोग काम करते हैं, काफी स्ट्रगल करते हैं लोग, फैक्ट्रियों में कंपनियों में खड़े रहते हैं, 12 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, क्या होते हैं लोग, ठीक है, या बाहर से जो लोग आते हैं, दिल्ली में काम करने वाले लोग कहीं के भी हो, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। दिल्ली जेंट, दिल्ली जन, दिल्ली के जेंट क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय द बॉय, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द विंडो हैड बीन, दोस्तों हैड बीन आया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आएगा, हैड आएगा, यहाँ पे हैज है। द बॉय क्या आएगा दोस्तों, द बॉय पास्ट में है, ठीक है, तो क्या आएगा, हैड आएगा, क्योंकि यहाँ पे हैड बीन प्लस V3 आया है, तो एक्टिव वॉइस में क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए सिर्फ, ठीक है, हेड प्लस वी बनाना चाहिए, लेकिन सॉरी यहाँ पे क्या है, बीन भी है V3 भी है, ठीक है, तो हेड और V3 आएगा सिर्फ एक्टिव वॉइस में, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 174, द डॉक्टर गेव द पेशेंट सम मेडिकेशन आफ्टर ही फेल्ट सम पेन ऑन हिज लेफ्ट नी। दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट है, गेव आया है, यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्शन इससे भी पहले उसको दर्द हुआ है, पेन हुआ है, ठीक है, बाद में तो उसने उसको मेडिसिन दी है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, ये एक्शन इससे पहले हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट, दोस्तों ये एक्शन पहले कंप्लीट होगा फिर ये होगा, ठीक है। अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो यहाँ पे क्या आता है, सिंपल पास्ट आता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, हैड फेल्ट। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 175, द वोलिनिस्ट प्लेड ए ब्यूटीफुल डैश ड्यूरिंग द कंसर्ट। यहाँ पे जो फिट बैठेगा ये आएगा पीस, पीस का मतलब होता है यहाँ पे इस सेंटेंस में दोस्तों, वोलिनिस्ट प्लेड ए ब्यूटीफुल पीस ड्यूरिंग द कंसर्ट, पीस का मतलब यहाँ पे है, कह सकते हैं वर्क परफॉर्म्ड बाय म्यूजिशियन, ये कह सकते हैं म्यूजिकल कंपोजिशन, जहाँ पे जो एक्ट इसके द्वारा परफॉर्म किया गया है उसके लिए यूज करते हैं इस पीस का, PIECE का, इनका अलग मीनिंग होता है, ठीक है, अलग मीनिंग होता है सबका, ये गलत है। पेस मतलब ज्यादा स्पीड हो जिसकी, ठीक है, ऐसे ही पीस मतलब की शांति, ठीक है, इनका अलग मीनिंग है, यहाँ पे आएगा ये वाला पीस, PIECE, मतलब कि ए परफॉर्म्ड एक्शन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, या कहते हैं इस सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हुआ है, म्यूजिकल एक्शन हुआ है जो परफॉर्म, जो म्यूजिकल सॉरी म्यूजिशियन ने जो एक्शन परफॉर्म किया है, तो उसके लिए यूज करते हैं पीस का, PIECE का,
ये इस कंटेस्ट को अच्छे से बताता है, बाकी कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, बाकी सारे इलॉजिकल है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 176, सी वॉज एब्जॉर्ड डैश रीडिंग। ये यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आएगा ये आएगा इन। एब्जॉर्ब इन मतलब किसी चीज में पूरी तरह से लीन हो जाना, तो उसके लिए यूज करते हैं प्रेपोजिशन इन का। ठीक है, तो यहाँ आएगा एब्जॉर्ब इन। सी वॉज एब्जॉर्ब इन रीडिंग मतलब वो पूरी तरह से जो पढ़ने में क्या हो गई थी, लीन हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 178, आइडेंटिफाई द पार्ट containing grammatical structure error, neither the principal nor the teachers was present। ऐसी कंडीशन में जैसे neither the principal nor the teachers was present, दोस्तों यहाँ पे जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ टीचर्स क्या है, प्लूरल है तो वर्ब आना चाहिए, यहाँ पे वोज गलत है, यहाँ पे एरर है। ठीक है, वोज प्रेजेंट में ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 179, द practice of deliberately expressing less than what is meant, मतलब कि इसका मतलब है कि जानबूझ के कम शब्दों में किसी चीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है, अपने विचारों को, तो उसके लिए वर्ड होता है इंग्लिश में लाइटोटेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 180, एक्जा सरपेट। एक्जा सरपेट का मतलब होता है इरिटेट करना, टू इरिटेट समवन या समथिंग, परेशान करना। और सेम मतलब होता है अनोय का। अनोय का ये मतलब क्या होता है, सेम, क्लोजेस्ट मीनिंग है। ये भी हो सकता है अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो डिस्ट्रैक्ट मतलब भी इसका क्लोजेस्ट मीनिंग होता है ये भी। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 181, अरेंज द करेक्ट सेंटेंस, अरेंज द पार्ट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ए करेक्ट सेंटेंस। द एथलीट ट्रेंड relentlessly, द एथलीट ट्रेंड relentlessly। अब देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, पढ़ के देखते हैं। द एथलीट ट्रेंड relentlessly ही ओवरकम सेवरल इंजरी, मतलब कि वो सारी की सारी जो इंजरी होती है उन पे क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं। ओवरकेम मतलब कि उन पे विजय प्राप्त करते हैं, जीत प्राप्त करते हैं। ही क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, फिर भी फाइनल के लिए वो क्वालिफाई कर गया। ही इंस्पायर्ड यंग पीपल, यंग प्लेयर्स को इंस्पायर्ड किया। तो सबसे पहले लास्ट में क्या आएगा, इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि पहले क्या करना पड़ेगा, खुद कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी दूसरों को इंस्पायर किया जा सकता है। तो चौथा लास्ट में आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। पहले फाइनल क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना, ही क्वालिफाइड फाइनल, क्योंकि इससे पहले ये एक्टिविटी आएगी, पहले इंजरी पे ओवरकम पाएगा फिर फाइनल क्वालिफाई करेगा, मतलब फिर तीसरा आएगा। और फिर दोस्तों पहला तो ये आएगा, वन आएगा, फिर आएगा दूसरा, मतलब 1 2 3 4 सीधा रिलेशन बन रहा है। डायरेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, सीधा रिलेशन बन गया इसमें, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। क्वेश्चन नंबर 182, विच फिगर स्पीच इज यूज्ड इन द ओल्ड लेडी वेप्ट ए रिवर ऑफ टीयर्स। यहाँ पे दोस्तों इसने पूछा है कि कौन सा यहाँ पे क्या है, फिगर स्पीच है, मतलब कि हिंदी में बोलेंगे इसको कौन सा अलंकार है। देखो, द ओल्ड लेडी वेप्ट ए रिवर ऑफ टीवर्स मतलब कि बूढ़ी औरत ने आंसू की नदी बहा दी। आंसू क्या है दोस्तों, बढ़ा चढ़ा के कोई चीज एग्जा कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्जैगरेशन। किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कोई भी काम करना, एग्जैगरेशन। और यहाँ पे जो यूज होगा ये है हाइपरबोले। ठीक है, जो स्पीच यूज होगी हाइपरबोले, और हिंदी में इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पे अतिशयोक्ति हुई है, महिला ने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के क्या किया है, द ओल्ड लेडी वेप्ट ए रिवर ऑफ द टीयर्स, आंसुओं की नदी बहा दी। मतलब कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के कुछ करना, दैट इज एग्जैगरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। और इसी स्पीच को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसी अलंकार को, अतिशयोक्ति को हाइपर बोले। रिलेट भी कर सकते हो, हाइपर बोले, हाइपर होके कोई बोलता है तो मतलब बढ़ा चढ़ा के कोई काम करता है या बोलता है।
क्वेश्चन नंबर 183, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्विन, मतलब कि दोस्तों हिंदी बोलते हैं इसको सुअर के आगे मोती डालना। इसका मतलब होता है कि वैल्यूएबल थिंग्स टू अनडिजर्विंग, मतलब कि मूल्यवान वस्तुएं हैं जो आर्टिकल हैं उनको अयोग्य घोषित करना। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 184, चूज द एंटोनिम ऑफ पोम्पस। पोम्पस का मतलब है, बहुत सारे इसके सिनोनिम होते हैं। पोम्पस का मतलब कि सेल्फिश, जो दिखावा करता है, ऐसा इंसान दिखावटी। ठीक है, सेल्फिश, पोम्पस, प्रिटेंटियस, ये सारे सिनोनिम होते हैं। इसका आपको बताना है एंटोनियम होगा सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब ये है कि ऐसा इंसान जो दूसरों की बातों को फॉलो करता है, अपने आप में दिखावा नहीं करता। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 185, द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, चूज द ऑप्शन दैट। डायरेक्ट स्पीच में कौन सा, ये आपको बताना है। ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours बिफोर द गेट्स फाइनली ओपनड। यहाँ पे क्या है, हैड बीन वेटिंग, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें चेंज करेंगे इसको पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस आएगा, मतलब कि वॉज वेटिंग। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। और ये भी ध्यान रखना है, देर था जैसे यहाँ पे देर को ईयर में चेंज करेंगे। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 186, द पोइम वाज कंपोज्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द लिटरेचर क्लास। आपको बताना है, कन्वर्ट द सेंटेंस प्रोवाइडेड ग्रो फ्रॉम इट्स पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू एन एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द पोइम वाज कंपोज्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द लिटरेचर क्लास। अब यहाँ पे दोस्तों वोज आया है, वोज है, वोज कंपोज्ड है, तो इसको V2 में चेंज करेंगे, कंपोज्ड आएगा, वोज नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ कंपोज्ड आएगा। और यहाँ पे हैड है, एलिमिनेट हो गया। इज है, एलिमिनेट हो गया। इज है, एलिमिनेट हो गया। एक ही है जिसमें V2 का यूज हुआ है, द स्टूडेंट कंपोज्ड। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 187, द मैनेजर वॉज सेटिस्फाइड डैश द वर्क। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, सेटिस्फाइड विद समथिंग होता है, सेटिस्फाई विद समथिंग होता है। जब आप किसी चीज पे सेटिस्फाई होते हो तो वहां पे लगाते हैं प्रपोजिशन विद। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 188, चूज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच एन अप्रोप्रिएट idiom हैज द प्रेसिडेंट ऑफ मेजर कंपनी हर्षित इज यूज्ड टू बीइंग द फोकस ऑफ अटेंशन। इसका मतलब है, एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन के रूप में हर्षित को जो उसका दोस्तों अटेंशन है, ध्यान है, वो सेंट्रलाइज करने की आदत है, हैबिट है उसकी। तो यहाँ पे जो मीनिंग आएगा इसका, इडियम फ्रेज का, ये है इन द लाइम लाइट। इसका मतलब होता है, मीन्स टू बी द सेंटर ऑफ द पब्लिक अटेंशन और फोकस एट समथिंग। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 189, सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन डायरेक्ट स्पीच, आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। दे सेड वी शैल विजिट द म्यूजियम टुमारो। ऑप्शन राइट ऑप्शन गायब है। अब देखिए यहाँ पे टुमारो को चेंज करेंगे किसमें, नेक्स्ट डे में। और दोस्तों वी सेल को चेंज करेंगे किसमें, दे वुड में। ठीक है, क्या आएगा, दे वुड। तो राइट आंसर होगा दे सेड दे वुड बी विजिटिंग द म्यूजियम नेक्स्ट डे। कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन इतना वो नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 190, द ऑथोरिटीज हैड टेकन द इमरजेंसी स्टेप्स बिफोर द स्टॉर्म हिट। यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो मिसिंग है। ठीक है, जो इसकी मतलब कि क्वेश्चन का जो दोस्तों डायरेक्शन है वो मिसिंग है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, चूज द एंटोनियम ऑफ विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगे हैं उनको इनवैलिडेट शो करना, मतलब कि ब्लेम और सस्पिशियन, आरोपों को हिंदी में बोलेंगे गलत साबित करना। आरोपों को कह सकते हैं दोस्तों गलत जस्टिफाई करना। इसका उल्टा होगा एक्यूज। एक्यूज का मतलब किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, किसी के ऊपर कोई
आरोप लगाना, ऑफेंस लगाना कह सकते हैं, चार्ज लगाना, ठीक है, बहुत सारे इसके सिनोनिम होते हैं एक्यूज के। ये है इसका उल्टा, किसका, विंडिकेट का। क्वेश्चन नंबर 192, द प्लेन, आपको बताना मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द प्लेन लैंडेड इन द एयरपोर्ट। किसी प्लेस समथिंग के लिए यूज करते हैं प्रेपोजिशन एट का, ना कि इनका। क्या आएगा, एट द एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 193, कन्वर्ट द सेंटेंस प्रोवाइडेड बिलो फ्रॉम इट्स पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ऑल द एंट्रीज मस्ट हैव बीन वेरीफाइड बाय द ऑडिटर बिफोर सबमिशन। अब हैव बीन को चेंज करेंगे किस में, हैव प्लस V3 में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में लेके जाएंगे। तो इसका मतलब हैव वेरीफाइड आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों, हैव यहाँ पे वोज है इसलिए बार हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे द एंट्री वर है इसलिए एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन है देखो, मस्ट हैव वेरीफाइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 194, अरेंज करना है इनको। अब देखिए, अगर हम उठाते हैं ऑप्शन, चार ऑप्शन गिवन है। पहला हिज ऑब्जर्वेशन है, किसकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इससे स्टार्ट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है। दूसरा, चौथा, डार्विन ऑब्जर्व दैट finches on different island had distinct beak shape suited to their specific diets। लेकिन डार्विन ऑब्जर्व दैट, और एक ऑप्शन में पहला, जो पहला वाला है वो दिया है, ये राइट ऑप्शन में। ये दूसरा दूसरा दिया दो में, ठीक है, एक में चौथा। अगर दूसरा उठाता हूं, द गैलापागोस आइसलैंड आर फेमस फॉर देयर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है वो, एंड देयर रोल इन चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद चौथे में कहता है डार्विन ऑब्जर्व दैट फिंचेज ऑफ डिफरेंट आइसलैंड, डार्विन ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और तीसरे में कहता है, अगर तीसरा उठाते हैं, दिस लीड हिम टू पर्पस ऑफ एन आइडियल नेचुरल सिलेक्शन वेयर स्पीशीज इवॉल्व ओवर टाइम टू अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। पहले थ्योरी के बारे में बताएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद डार्विन बाद में ऑब्जर्व करेगा, तो लॉजिकली कहेंगे चौथा तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचे ये दो ऑप्शन, दूसरा से स्टार्ट, दूसरा चौथा दोनों में ठीक है, दूसरे के बाद चौथा, या चौथे के बाद दोस्तों फिर तीसरा, फिर पहला, और इसमें है चौथे के बाद पहला और तीसरा। फिर पहले देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा तभी तो उसको आइडिया मिलेगा, मतलब चौथे के बाद तीसरा आएगा ही आएगा, ठीक है। पहले उसको दोस्तों उसने डार्विन ऑब्जर्व दैट फिशेज ऑन डिफरेंट आइलैंड हैड डिस्टिंक्ट बीक शेप्ड सूटेड टू देयर स्पेसिफिक आइडिया, स्पेसिफिक सॉरी डाइट्स। डार्विन ने देखा कि अलग अलग जो आइलैंड थे उस पे रहने वाले फिंचों की चोंच की जो शेप थी वो अलग अलग थी। उसके बाद ही यहाँ से इसको क्या मिला, ऑब्जर्व किया, फिर यहाँ से मिला आइडिया, चौथे के बाद तीसरा आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन पहले वाला भी बाहर हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 195, इफ आई वॉच यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। दोस्तों जब भी कोई चीज हो, मैं ये होता, मैं वो होता, मैं ऐसे करता, ठीक है, इच्छाओं की, विशेष की बात हो, तो वहां पे वर्ब का यूज किया जाता है, वर का, ठीक है। इफ आई वॉच यू नहीं, आई वर यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 196, हरी इज डैश देन सोहन इज सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे देन का यूज हुआ है, कंपैरिजन कंपैरिजन डिग्री आएगी, ठीक है, तो मोस्ट तो नहीं आएगा, टैलेंटर ये भी गलत है, मोर टैलेंटेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 197, द सोल्डियर वॉज सस्पेक्टेड डैश बीइंग ए स्पाई एंड वॉज पुट बिहाइंड बार्स। अब देखो यहाँ पे जो बात हुई है, जो दोस्तों सोल्डियर था उस पे कहते हैं सैनिक पर जासूस होने का क्या था, सस्पिशन था, मतलब कि संदेह था। अब सस्पेक्टेड मतलब संदेह, किसी पे डाउट करना,
तो इसके लिए इसके बाद यूज करते हैं प्रपोजिशन ऑफ का, जो बेस्ट है, जो फिट बैठेगी यहाँ पे, ऑफ ना कि आफ्टर, बाय, अप। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 198, द टीम हैज, आप देखो सारे ऑप्शन कोई भी दिख नहीं रहा, ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी मैं वैसे ही डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, द टीम हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द मैच सिंस 2 months विदाउट ए ब्रेक। यहाँ पे देखो 2 months आया है, 2 months आया है दोस्तों, ये क्या इंडिकेट करता है? बिगिनिंग बताता है, कब से वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, 2 month से, मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम किसका? फोर का। किसका यूज होगा? फोर का यूज होगा। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर 191 स्किप करना पड़ेगा, स्टेटमेंट है जो मिसिंग है। लास्ट है 200, क्वेश्चन नंबर 200, द जज विल सेंटेंस द एक्यूज्ड टुमारो। आपको बताना है, चूज द सेंटेंस यूजेज ए होमोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। होमोनियम का मतलब है, कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में सेम रहेंगे लेकिन मीनिंग डिफरेंट निकलेगा। द जज विल सेंटेंस द एक्यूज्ड टुमारो, यहाँ पे सेंटेंस देखो, जज टुमारो क्या सजा सुनाएगा एक्यूज्ड को। यहाँ पे दोस्तों क्या है, सेंटेंस का यहाँ पे मतलब निकल के आता है सजा। और यहाँ पे सेंटेंस का मतलब निकल के आएगा एक वाक्य है, सी रोट ए ब्यूटीफुल सेंटेंस इन हर डायरी। यहाँ पे मतलब एक वाक्य है सेंटेंस का मतलब, और यहाँ पे क्या है, सजा है। दोनों में मतलब अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। तो ये होगा इसका हार्मोनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।